नहीं नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। ऐसी मशीन लगाऊंगा। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है? इस स्कैम के अंदर कई पार्टीज़ को चंदे मिले और जिन कंपनियों ने चंदे दिए उन कंपनियों को धंधे दिए गए। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला और ये स्कीम बीजेपी सरकार ही लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट। What are electoral bonds and why has the Supreme Court called them unconstitutional? स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। Explain electoral bonds as simply as possible for our viewers. एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आइए शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया, ये कहते हुए कि इससे पॉलिटिकल डोनेशन के तरीके को और फेयर बनाया जाए। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती है वो एक बॉन्ड परचेज कर सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। डोनर एक फिजिकल परचेज बॉन्ड पार्टी को देगा जो उसके बाद बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगी फंड लेने के लिए। बीजेपी ने कहा कि इससे करप्शन कम हो जाएगा क्योंकि डोनर्स के नाम को एनोनिमस रखा जाएगा यानी अज्ञात रखा जाएगा और कैंपेन फंडिंग ओपन होगी। हालांकि इससे कैंपेन प्रोसेस और ओपेक हो गई और ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से कैंपेन फंडिंग की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे ओपिनियन में। जबकि कहा गया कि इससे कैंपेन फंडिंग प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, जबकि हो सकता है कि गवर्नमेंट हर डोनर को ट्रैक कर रही हो हिडन अल्फान्यूमेरिक कोड से जो हर बॉन्ड में एम्बेडेड था। मेरा सोर्स ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क है। 15 फरवरी 2024 को कोर्ट ने इस स्कीम को ये कहते हुए असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया कि लोगों के राइट टू इन्फॉर्मेशन की वायलेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा को डिस्क्लोज करने को कहा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोसेस को डिले करने की कोशिश ये कहते हुए की कि उन्हें ये डेटा रिवील करने में तब तक का समय लगेगा जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाते। अब ऐसा क्यों कहा गया ये आप शायद समझ ही गए होंगे कि चुनाव तक का एक्सटेंशन क्यों चाहिए था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में काफ़ी समय लगेगा, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने इस स्कीम को चैलेंज किया था, उसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया इस डिले के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया और कहा कि डेटा की मैचिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जैसे डेटा है वैसे ही डेटा रिलीज़ किया जाए। बीजेपी को 6060.51 करोड़ रुपए, टीएमसी को 1609.53 करोड़ रुपए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1421.86 करोड़ रुपए, भारतीय राष्ट्र समिति को 1214.7 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775.5 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़ रुपए मिले और भी कई पार्टियों को कई करोड़ रुपए मिले। और कई पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें पैसे मिले हैं, जो कि सरासर झूठ है। इससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि भारत में करप्शन कितना है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR एक लॉटरी कंपनी थी जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड परचेज किए और उसके ऊपर ED की प्रोब्स चल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हुआ। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने 966 करोड़ के बॉन्ड्स परचेज किए, इसके ऊपर भी ED और IT की प्रोब्स चल रही थी। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ डोनेट किए, इसके ऊपर ED एंड CBI की स्क्रूटनी चल रही थी। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स परचेज किए, इनके ऊपर CBI के प्रोब्स थे कोल केस में। मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड को जोजिला रोड टनल जैसे प्रोजेक्ट्स मिले इन डोनेशंस के बाद।
औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर को ईडी ने नवंबर 2022 में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद इस कंपनी ने बीजेपी को डोनेशन दिया और डायरेक्टर अप्रूवर बन गए। एलाना ग्रुप एक मेजर मीट एक्सपोर्टर कंपनी थी जो बीजेपी गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में थी। आईटी प्रूफ्स के बाद इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए और बीजेपी को दिए। रामको सीमेंट्स ने बॉन्ड तब परचेज किए जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके प्रमाइसेस में सर्चेस की। अब आप समझ ही जाइए कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, पहले ही बहुत लोग समझा चुके हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। 33 कंपनियों के पास नेगेटिव या नेट जीरो प्रॉफिट था 2016-17 से 2022-23 के बीच। इन्होंने 576.2 करोड़ के बॉन्ड्स परचेज किए और इसमें से नियरली 75% जो कि 434.2 करोड़ था, 2 करोड़ रुपए वो कि बीजेपी को मिले। अब इनके पास इतने रुपए आए कहाँ से जब इनके पास प्रॉफिट नियर ज़ीरो था या नेगेटिव में था, लॉस में चल रही थी ये कंपनियाँ। तो यहाँ पर क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई? 2018 में सिप्ला की एक कप सिरप को सब स्टैंडर्ड बताया गया। इसके बाद इस कंपनी ने बॉन्ड्स परचेज़ किए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज़ किए। जो स्कीम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डेटा को ना दिखाना पड़े इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी कोशिशें की और ये किसके कहने पर की गई, ये आप खुद गेस कर सकते हैं। ये आप खुद अवश्य गेस कर लीजिएगा। विपक्ष भी इस पर उतना शांत ही रहा। विपक्ष ने इसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जितना बड़ा ये मुद्दा बन सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी चंदा लिया था। विपक्ष ने भी इस चंदे के धंधे में पार्टिसिपेट किया था। विपक्ष ने इसको इतना बड़ा मुद्दा इसीलिए नहीं बनाया, जबकि एक मजबूत विपक्ष को चाहिए कि वो देश के लोकतंत्र को जो भी डैमेज करे उसके खिलाफ बोले, पर विपक्ष ने इसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।